Hello, fellow humans. Hello, fellow humans. I am Akshita Lakshkar and I welcome you all to my channel. So today we will be discussing how I scored 200 out of 200, 100% in CUET history exam. Without any delays, let's start कि यूनिट 1 से आपको क्या क्या कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूनिट 1 इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज लाइक हड़प्पन आर्कोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इस पे आपको फोकस करना है कि अर्ली अर्बन सेंटर्स और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुई और जो सिग्निफिकेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा. इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ है आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स का, हिस्टोरियंस ने कैसे आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग को कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे क्लासिफाई किया कि इसको डेली बेसिस तरीके से यूज किया जाता था और ये एक्सपेंसिव माना जाता था ये मटेरियल और ये इजीली अवेलेबल होता था. जो पूरा क्लासिफिकेशन है चीजों का ये भी आपको अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यूनिट सेकंड में हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. इसमें हम ये पढ़ते हैं मेजरली कि इंस्क्रिप्शन स्टोरीज कैसे बताते हैं हमें. तो इसमें आपको ये ज्यादा फोकस करना है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लाइक मॉडर्न पीरियड में कैसा था और गुप्ता पीरियड में कैसा था. देन हमने कैसे इंस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया है, कैसे डेसिफर किया है उनको, जैसे कि अशोकन एडिक्स को कैसे डेसिफर किया है, गुप्त के जो लैंड ग्रांट्स दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब कवर करना इज मैंडेटरी. देन आता है यूनिट थर्ड जिसमें महाभारत का सबसे बड़ा रोल हमें देखने को मिलेगा. सोशल हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं. इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है. कास्ट, क्लास, किनशिप, जेंडर रोल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इनका ही सबसे ज्यादा वेटेज होता है. और हमें ये भी देखना है कि महाभारत का ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, कैसे पब्लिश हुई है और इसको कंपाइल करने में कितना ज्यादा हमें एफर्ट्स लगे हैं. लाइक ये हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि कैसे क्या महाभारत का स्टार्टिंग हुई है और हम महाभारत को कैसे एज अ हिस्टोरिकल सोर्स यूज करते हैं, क्या उसका रोल रहा है आज की प्रेजेंट सिचुएशन में और कैसे हिस्ट्री क्रिएट हुई है, कैसे सारी चीजें क्रिएट हुई है कास्ट को लेके, क्लास को लेके, डिस्क्रिमिनेशन, सारी चीजें, सारा जो रूट कॉज है वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. एंड आई थिंक दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसको पढ़ने के बाद ही मुझे अंडरस्टैंडिंग गई है कि आज जो क्लास, कास्ट, जेंडर, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा रेलेवेंट है आज की सोसाइटी में, वो शुरू से कैसे, उसका बर्थ कैसे हुआ है, उसका रूट कॉज क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट आवर मार्क्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा. ये तो बहुत ही बड़ा हाईलाइट है पूरे चैप्टर का. इसमें हमें फोकस करना है वैदिक रिलीजन पे, जैनिज्म पे, वैष्णविज्म पे, शैविज्म पे, बुद्धिज्म पे भी फोकस करना है. डिस्कवरी कैसे हुई है सांची स्तूपा की, इस पे हमें बहुत ज्यादा जोर डालना है. और हम बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. आई लाइक दिस चैप्टर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई गेस लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी था, इसमें थोड़ा सा हमें सरकाजम भी देखने को मिलता है, तो इट्स नॉट अ बोरिंग चैप्टर. इसमें आपको फोकस करना है सोशल और कल्चरल लाइफ पे कि कैसे ट्रैवलर्स ने, जैसे कि अल बिरूनी ने, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर ने कैसे डिपिक्ट किया है सोशल और कल्चरल लाइफ को जहां जहां भी उन्होंने ट्रैवल किया. और हमें उनकी राइटिंग्स का एनालिसिस जो है उसे भी नहीं भूलना है क्योंकि वो पूरा हमें इंसाइट देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मिडिवल सोसाइटी हुआ कैसे करती थी. सो नेक्स्ट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन. इसमें हम रिलीजियस साइट्स पढ़ते हैं, थोड़ा रिलीजियस ओरिएंटेशन हो जाता है. इसमें हमें फोकस करना है कि कैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या टीचिंग्स थी, क्या क्या कंपोजिशन थी, क्या क्या बुक्स थी बड़े बड़े सेंट्स की, जैसे कि कबीर, गुरु नानक एंड मीराबाई. सबकी थॉट प्रोसेस क्या थी, इन सब के प्रिंसिपल्स क्या थे एंड इनके जो फॉलोवर्स हैं वो अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. कैसे हमने भक्ति सूफी लिटरेचर को इंटरप्रेट किया है, इसको प्रिजर्व करके रखा है, ये भी चीज आपको कवर करनी है. तो द नेक्स्ट चैप्टर, इसका बड़ा हाईलाइट जो है वो है हम्पी. हम न्यू आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. पूरा आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चरल जो एनालिसिस है हिस्ट्री का वो हम इस चैप्टर में करते हैं. इसमें हमें फोकस करना है कि क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस क्या हुए थे विजयनगर एम्पायर में. विजयनगर एम्पायर इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सक्सेशन कैसे हुआ, लाइक फर्स्ट किंग कौन था, 4 किंग्स थे, 4 5, तो उनका जो पूरा जो सक्सेशन है वो आपको दिमाग में रखना है। देन आपको हम्पी की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, कल्चरल साइड से और रिलीजियस सेंटर दोनों से। आर्टिस्टिक स्टाइल्स, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस, ये सब भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टेम्पल्स को कवर करते हैं, जैसे कि विठल टेम्पल एंड गोपुरम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले टेम्पल्स कैसे हुआ करते थे, सिर्फ एक डोम हुआ करता था, बीच में एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, और कैसे प्रोग्रेशन हुआ है, एक छोटा सा टेम्पल कैसे बड़े बड़े गोपुरम्स में कन्वर्ट होकर इतना बड़ा एरिया बन चुका है, तो वो भी हम इस चैप्टर में कवर करना नहीं भूल सकते। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा एग्रेरियन साइड पे, विलेज साइड पे। आइन एग्बरी इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमें फोकस करना है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे हुआ करती थी पहले के टाइम पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द गाइडेंस ऑफ अकबर कैसे हुआ करते थे। हमें एनालाइज करना है आइन अकबरी को एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, क्या व्यूज रहे हैं सबके, वो सब देखना है हमें। जमींदार का क्या रोल हुआ करता था, पीजेंट्स का क्या रोल हुआ करता था मुगल एग्रेरियन सोसाइटी में, ये भी हमें देखना है। देन कम द मुगल कोर्ट, द नेक्स्ट यूनिट। हम कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं क्रॉनिकल्स की हेल्प, इस पे हमें फोकस करना है। कोर्ट कल्चर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, मुगल एरा के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। क्रॉनिकल्स को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि अकबरनामा, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू देखनी है, और क्या क्या इंपीरिकल आइडियोलॉजीज रहा करती थी वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट इज कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। इसमें हम एविडेंसेस देखने वाले हैं सोशल रिपोर्ट से, तो क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज का रूरल इंडिया पे। ऑफिशियल रिपोर्ट को कैसे एग्जामाइन किया गया है, कैसे रूरल लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है, और क्या क्या चेंजेस आते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर में, पीजेंट इकोनॉमीज में ब्रिटिशर्स के आने पे। नेक्स्ट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें हमें फोकस करना है कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों था और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स थे, आसपास से जो चीजें जो अपराइजिंग हो रही थी उनके क्या पर्सपेक्टिव थे, उनका क्या कहना था, और प्राइमरी सोर्सेस और इंटरप्रिटेशंस का एनालिसिस हमें नहीं छोड़ना है कि कैसे हमने इस पूरे रिवोल्ट को एनालाइज किया। नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन। हम टाउन प्लान्स और म्युनिसिपल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्बन डेवलपमेंट ब्रिटिश के रूल में कैसा हुआ था, कैसे हमने टाउन प्लानिंग को स्टडी किया है, कैसे हमने अर्बन स्पेसेस को ट्रांसफॉर्म किया, और इसका सोसाइटी पे क्या इम्प्लीकेशन हुआ, ये भी हमें कवर करना है। सो लेट्स कम ऑन द लास्ट थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर की थीम है कि महात्मा गांधी का रोल क्या होता है। गांधी जी का रोल इंडिया की फ्रीडम में, क्या उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं, क्या रिएक्शन थे आसपास के लोगों से, क्या कैसे लोगों को क्रिटिक कर रहे थे, उनके मेथड्स को डिसलाइक कर रहे थे, उनके आइडियोलॉजीज को फॉलो ना करना चाह रहे थे। और हमें गांधी की लेगेसी को भी एसेस करना है कि मॉडर्न इंडिया में उनकी जो लेगेसी है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है। द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट पार्टीशन। क्या क्या एक्सपीरियंस थे, क्या क्या व्यूज थे तो पार्टीशन हुआ। ऑरल हिस्ट्रीज को हम माइंड में रखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस थे पर्सनल व्यूज को डील कर। एंड द लास्ट चैप्टर इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा प्रोसेस हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ, क्या क्या डिबेट्स और डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लोगों के नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंस क्या था हिस्टोरिकल इवेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे, ये भी हमें। अभी हमने ये देखा है कि हमें कौन सी चीजें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सो लेट्स डिस्कस कि आपको रिसोर्सेज क्या क्या यूज करने हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बेस यहीं से डेवलप होगा, इसलिए लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। देन CUET PYQ स्पेशली 2022, 23 एंड 24 के पेपर्स आपको देखने हैं। फॉर रिसोर्सेज आप आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट MCQ कि आपको MCQ कहां से मिलने वाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस। आई विल बी कमिंग विद MCQ सीरीज, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पढ़ाई कैसे करें। एनसीईआरटी से चिपके रहो क्योंकि CUET के बिना होगा नहीं। समझो कॉन्सेप्ट को, याद करो, रिवाइज करो, दैट्स इट। और आपको टाइमलाइंस, की फैक्ट्स, पर्सनालिटीज के बारे में जो छोटी छोटी चीजें होती है ये सब आपको एक पेज पे लिख लेनी चाहिए कि वो आपको ऐसे कंपाइल फॉर्म में मिल जाए। डेट्स, मूवमेंट्स,
ये सब भी आप उस पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है, मॉक टेस्ट तो आपको डेली करना है। तो द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि मैंने कैसे 200 ऑन 200 हिस्ट्री में स्कोर किया। मैंने तीनों एनसीईआरटीज को बहुत बार पढ़ चुकी थी मैं, लाइक बोर्ड्स तक आते आते मैंने उसको 7 to 8 टाइम पढ़ ली थी लाइन बाय लाइन। एंड सीयूईटी के लिए मैंने एक बार तीनों बुक्स पढ़ ली थी, लाइक मैंने तीनों बुक्स एक एक बार पढ़ ली थी। और मैं अलग से नोट्स नहीं बनाया करती थी, बुक में ही मार्क कर दिया करती थी चीजों को अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे सही लगता है। जैसे कैसे मैं चीजों को याद रख सकती हूँ लंबे समय के लिए। और मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी थी, पीवाईक्यूज उठाए थे। इस सब्जेक्ट को हम तभी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जब हम इसे एज ए स्टोरी कंसीडर करें। रटने से कुछ नहीं होने वाला। एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो। आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 7 से 8 बार हिस्ट्री पढ़ कैसे ली और how I managed to score 200 in CUET and 98 in boards. This was all because of my teacher. Her name is Moomal ma'am and she deserves a crown because उन्होंने जिस तरीके से हमें हिस्ट्री पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका था, और जो तरीका उनके पढ़ाने का था मुझे चीजें अभी भी याद है। So teachers play a huge role. And if you really want ऐसी वीडियोस जिसमें मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊं, so do comment and like my channel, subscribe and share also. Till then, have a nice day.